रात के 10:30 हो रहे थे। सूरज और माधव अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने अपने रूम की ओर वापस जा रहे थे। वो सूरत में रहते थे और वहीं की एक फैक्ट्री में काम करते थे। अक्सर उन्हें अपना काम निपटाते निपटाते रात हो जाती थी, पर आज ज्यादा ही लेट हो गया था। अबे यार, ये मालिक बहुत काम करवाता है और वेतन भी कितना कम देता है। हाथ में टंगे झोले से मिठाई का डब्बा निकालते हुए माधव ने कहा। अबे तुझे मिठाई कहां से मिली? सूरज ने पूछा। ये वो सेठ धनीराम ने दी थी। उनके घर में लड़का हुआ है ना, तो सब में मिठाई बांट रहे थे। ला मुझे भी दे। सूरज ने अपना हाथ बढ़ाया। वो दोनों मिठाई खाते खाते अपने रूम की ओर जा रहे थे। रास्ता पूरा सुनसान हो गया था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वजह यह नहीं थी कि रात हो गई थी, बल्कि वजह यह थी कि उसी रास्ते पर एक कब्रिस्तान पड़ता था। तो रात के समय इस रास्ते से गुजरने से लोग डरते थे, पर सूरज और माधव को डर नहीं लगता था। जैसे ही वो दोनों कब्रिस्तान के गेट के सामने पहुंचे, माधव ने मिठाई के डब्बे से एक मिठाई निकाली और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर गेट के सामने फेंक दी। सूरज को कुछ भी समझ नहीं आया कि उसने ये सब क्यों किया, तो सूरज ने माधव से इसकी वजह पूछी, जिस पर माधव एक और मिठाई निकालता है और सूरज को देते हुए कहता है, ले तू भी डाल दे। मिठाई तो सूरज ने ले ली, पर उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिला, तो उसने दोबारा पूछा, पर भाई क्यों? जिस पर माधव ने उससे कहा, मेरे बाबूजी कहते थे जब भी कुछ मीठा खाते हुए या मीठा लेकर कब्रिस्तान के सामने से गुजरो तो मिठाई के 1-2 टुकड़े यहां पर चढ़ा दो, क्योंकि भूतों को मिठाई बहुत पसंद होती है और अगर हम उन्हें नहीं देते तो वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। और तुझे तो पता है कब्रिस्तान में कितने भूत रहते हैं। ले चल तू भी डाल दे, फिर निकलते हैं यहां से। ये सब सुन सूरज ने वो मिठाई खा ली और हंसते हुए बोला, सच में तेरे में दिमाग ही नहीं है। 21वीं सदी में रह रहे हैं और तू कैसी बातें कर रहा है। ये सब अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। सूरज का ये बर्ताव देखकर माधव एकदम से चौंक गया। एक और मिठाई निकालते हुए माधव ने कहा, अबे तू पागल है क्या? तूने मिठाई क्यों खा ली? मैंने उन भूतों को चढ़ाने के लिए दी थी। ले एक और मिठाई, चल माफी मांग और चढ़ा दे। जिस पर सूरज को गुस्सा आया। वो एकदम से तमतमाया और बोला, अबे मैं तुझे क्या कह रहा हूं, तुझे समझ नहीं आ रहा? ये सब कुछ नहीं होता, और अगर होता भी होगा तो तूने डाल दिया ना, बस ठीक है। भाई मुझे ये सब करने को मत बोल, ठीक है? इतना बोल वो आगे की ओर बढ़ गया और माधव उस मिठाई को उसी गेट पर रखकर आगे की ओर बढ़ने लगा। वो दोनों अपने रूम पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी सूरज को ऐसा लगने लगा कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। ये कदम उसके करीब आते जा रहे थे। वो एक झटके से पलटा, पर पीछे कोई भी नहीं था। सूरज क्या हुआ? माधव ने पूछा, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता और आगे की ओर बढ़ता रहता है। माधव और सूरज का कमरा बिल्कुल आमने सामने था। सीढ़ियों पर चढ़ वो अपने अपने कमरे के सामने पहुंचे, पर माधव को सूरज के बर्ताव में कुछ अलग सा लग रहा था। सूरज बार बार सीढ़ी की ओर देखते हुए डर रहा था। खैर माधव ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाकर लेट गया। वहीं सूरज भी अपने कमरे में चला गया, पर ना जाने क्यों उसे अलग सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। रात के यहीं 2 बज रहे थे। माधव आराम से सो रहा था कि तभी उसे कोई चीज गिरने की आवाज सुनाई दी। वो एक झटके से उठा। उसने लाइट ऑन करी
पर उसके कमरे में सारी चीजें सही से रखी हुई थी कि तभी उसे फिर से कुछ गिरने की आवाज आई। यह आवाज सूरज के कमरे से आ रही थी। रात के 2 बज रहे हैं, ये सूरज क्या कर रहा है? माधव ने सोचा कि उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई उसके कमरे की ओर बढ़ रहा था। किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। शायद सूरज उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रहा है। माधव ने सोचा, उसे पहले से ही लग रहा था कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। माधव, माधव भाई, वो मिठाई दे दे। दबी सी आवाज में सूरज ने कहा। माधव दरवाजे के पास गया। अबे पागल हो गया तू, इतनी रात को? वो इतना बोलकर हटा ही था कि सूरज फिर से जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। माधव, मिठाई दे दे, बड़ी भूख लगी है यार। माधव एक पल गहरी सोच में डूब गया। उसने डरते डरते दरवाजा खोला तो एक झटके से सूरज अंदर आ गया। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। माधव ने उसे गौर से देखा। उसके पूरे चेहरे पर चीनी लगी हुई थी, जिसे वो रह रहकर जीभ निकालकर चाट रहा था। जैसे ही सूरज की माधव के झोले पर नजर पड़ी, वो उस झोले की ओर लपका और उसमें से मिठाई निकालकर खाने लगा। इस वक्त तक माधव डर चुका था। वो समझ गया था कि सूरज पर जरूर कोई ऊपरी साया है। मैंने तुझे कहा था ना, मिठाई चढ़ा दे, पर तू माना नहीं, माधव ने चिल्लाते हुए कहा। जिस पर आखिरी बची मिठाई को मुंह में भरते हुए सूरज बोला, कोई बात नहीं, मिठाई खाने में खुद आ गया। और वो पागलों की तरह हंसने लगा। सूरज उठा और सीधा चीनी के डब्बे की ओर कूदा। उसने वो डब्बा गिरा दिया, जिससे वो चूर चूर हो गया। कांच के टुकड़े चीनी में मिल गए, जिसे वो खाने लगा। वो कांच उसके मुंह पे लग रहा था, जिसकी वजह से खून निकलकर जमीन पे गिर रहा था। ये नजारा इतना डरावना था कि माधव के रोंगटे खड़े हो गए। वो सीधा बाहर की ओर भागा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो आसपास के लोगों को बुलाने लगा। सब लोग आ गए। माधव को ऐसे डरा हुआ देखकर वो भी चिंतित हो गए। माधव ने उन्हें सारी बात बताई। तभी उनका एक साथी नीरज अपने कमरे में गया और गंगा जल और हनुमान चालीसा लेकर आया। सब लोग माधव के कमरे में गए। वहां सूरज पूरा लहूलुहान हो चुका था। सबने सूरज को पकड़ा। सूरज जोर जोर से चिल्लाने लगा। फटाफट नीरज ने उसके मुंह में गंगा जल डाला और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी। उसने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, जिसके बाद सूरज एकदम से बेहोश हो गया। पर अभी भी वो ठीक नहीं हुआ था। माधव, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहीं बगल में एक प्रसिद्ध बाबा रहते हैं। ये उनका दरबार लगता है। ऐसा करेंगे, कल हम दोनों इसे वहीं लेकर जाएंगे। वहीं पर ठीक होगा ये? माधव ने हामी भरी। अगले ही दिन वो सूरज को लेकर उन बाबा के पास पहुंचे। वो बाबा अपने आंगन में लगे एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे और दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। इस वक्त भी उनके पास काफी भीड़ थी। वो एक एक कर सबकी समस्याएं सुन रहे थे, पर उनका ध्यान बार बार सूरज की ओर जा रहा था। वो सूरज को देखते और हल्का सा मुस्कुराते। सूरज इस वक्त भी अपने होश में नहीं था। हालांकि उसकी ड्रेसिंग वगैरह कर दी गई थी, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। सुनो, उसे मेरे पास लेकर आओ। उंगली का इशारा करते हुए उन्होंने नीरज और माधव से कहा। वो सूरज को उनके पास लेकर गए। कुछ देर तक वो सूरज को घूरते रहे।
उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और कुछ बतबताते हुए एक नींबू उठाया, लवांग उठाई और एक एक कर नींबू में घुसाने लगे। जैसे जैसे वो उस लवांग को उस नींबू में घुसा रहे थे, सूरज पागलों की तरह चिल्ला रहा था और तड़प रहा था। कौन है तू? बाबा ने पूछा। सूरज कुछ ना बोला। बाबा ने फिर एक लवांग उठाई और नींबू में घुसा दी। एकदम से आंखें बड़ी कर सूरज बोला, मुझे जाने दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। बाबा उस नींबू को हाथ से दबाने लगे। सूरज चिल्लाने लगा, बताता हूं, मेरा नाम हजरत अली अहमद है और मैं यहीं बगल के कब्रिस्तान में रहता हूं। ये दोनों कल रात को वहां से गुजर रहे थे। इसके साथी ने तो मुझे मीठा चढ़ा दिया, पर जब इसकी बारी आई तो ये मेरे हिस्से की मिठाई खा गया, तो बस मैं इसके पीछे पीछे आ गया। ये सारी बातें पता लगने के बाद बाबा ने झाड़ फूंक कर सूरज को उस आत्मा से मुक्त करवाया और सूरज को शनिवार की रात वहां पर हर कब्र पर एक एक मिठाई चढ़ाने को कहा। और इसके बाद कभी भी अगर वो कुछ मीठा खाते हुए या लेकर कब्रिस्तान के आगे से गुजरता तो जरूर एक मिठाई वहां चढ़ाता। आई होप